तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो चलो अब सबसे पहले इसमें हेडिंग डालो, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, ये पार्ट ए, इतना पार्ट ए में पढ़ेंगे और इतना पार्ट बी में। तो पहली हेडिंग डालो पार्ट ए। चैप्टर का नाम तो सभी समझ गए, लिखो पार्ट ए, है ना। अच्छा क्या हुआ कि सन 1800 तक, कौन से सन तक, 1800 तक, है ना, लगभग 31 एलिमेंट, 1800 सन 1800 तक लगभग 31 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, है ना। और मान लो आप 60 साल और आगे आ जाओ, है ना, 60-65 साल और आगे आ जाओ, तो 1800 में हमारे पास कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, 31। और 1865 के आसपास, ये तुम्हें कहानी बता रहे हैं, है ना, कहां शुरुआत हुई, और 1865 तक लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए, है ना। तो अच्छा एक बताओ, 65 साल में लगभग कितने एलिमेंट हो गए, पहले के लगभग 2 गुना, है ना, कितने बताओ, लगभग 2 गुना हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसे कहानी लिख लो, लिखो 1800, लिखो 1800 ऐसे लिख लो, एक लाइन में लिखो, कहानी याद रहेगी। अच्छा बताओ, अपने पास 1800 में लगभग कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, इतने एलिमेंट। 1865 में अपने पास कितने एलिमेंट आ गए, 63 एलिमेंट, है ना। तो चलो ये तो हो गई हमारी कहानी। अच्छा अब जो ये एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए, है ना, इनको पढ़ने के लिए किसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमने 31 एलिमेंट मान लो इतने ही हमारे पास डिस्कवर हैं। अच्छा आज के टाइम पे टोटल एलिमेंट अपने पास कितने हैं, 118, 118, है ना। पहले देखो शुरुआत में कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए, 31, उसके बाद 63, आज हमारे पास कितने एलिमेंट है, 118, 118, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कोई मान लो भीड़ है, अब भीड़ को हमको हर इंसान का नाम जानना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको सिस्टम से बैठा लेंगे, है ना, फिर उनसे एक एक लोगों का नाम पूछेंगे, ऐसे तो होगा। अब मान लो इतने एलिमेंट हमने इनको डिस्कवर कर लिया, अब इनके विषय में हमको पढ़ना है, तो हम कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करेंगे ही, और इसी अरेंजमेंट को अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से बताया। क्लियर है। तो सबसे पहले कौन आए बताने के लिए, बताओ। सबसे पहले मेंडलीफ है आ गया। अरे मेंडलीफ के पहले बहुत लोग आए, मेंडलीफ ने तो कहीं तक सारी बातें सही कहे गए थे, इसके पहले बहुत लोग आए, जैसे डॉबर्नियर आए, है ना, लोथर मेयर आए कि नहीं आए, है ना, न्यूलैंड आए, ये सब लोग आए कि नहीं आए। और लास्ट में कौन आए बेचारे, मेंडलीफ। फिर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में और सुधार किया गया, है ना, तो उसका नाम क्या रखा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर उसमें और सुधार किया गया, तो अब क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो अब हम लोग प्रेजेंट टाइम पे पढ़ रहे हैं, जिसको हमने आपको दिया है ना। सबके पास ये पीरियोडिक टेबल है कि नहीं, है ना। ये हमारी वो वाली है जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले बहुत टाइप की पीरियोडिक टेबल आई हैं, समझ में आ गया। लेकिन अब ये वाली, ये आपके एनसीईआरटी की है, एग्जैक्टली वही है, लेकिन वहां जो गलती थी उस यहां सुधार दी गई है। अच्छा वहां बताओ क्या गलती थी, वहां डी में लिखा था ए, डी ब्लॉक में एलिमेंट लिखे थे ए, यानी 3rd ए, 4th ए, 5th ए। एनसीईआरटी तुम लोग देखे नहीं इसका मतलब, है ना। और जो पी ब्लॉक में सारे लिखे थे बी। तुम लोग एनसीईआरटी देखे नहीं क्या, हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। लाओ हम बताएं, लाओ देखो एनसीईआरटी की गलती है, यहां सब लिखे हैं ए ए ए ए ए, और यहां सब लिखे हैं बी बी बी। कहां, एनसीईआरटी में, उसी को ये सुधार के लिखा गया है। अब तो समझ में आया, लो
ठीक है भैया, तो चलो शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालो एक, लिखो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लिखो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालो जेनेसिस ऑफ, GENESIS, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। चलो अब यहीं से हम लोग शुरू कर लेते हैं। कैसे कैसे विकास हुआ एलिमेंट्स का, कैसे कैसे किसने क्या क्या कहा, उस आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो लिखो, पहले लिखो, सबसे पहले लिखो एक हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखो, द अरेंजमेंट ऑफ, लिखो बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ all the known elements, देखो बेटा, the arrangement of all the known elements according to their properties, according to their properties, according to their properties, in such a way that the elements with similar properties grouped together in a tabular form, TABULAR, 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 tabular form is called periodic table, is called periodic table। इसका मतलब समझ में आया? सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ रखा गया है, किस फॉर्म में? एक टेबुलर फॉर्म में, यानी टेबल के फॉर्म में, और इसी का नाम हम लोग लास्ट में क्या बोले? पीरियाडिक टेबल। क्लियर है? पक्का? तो अब चलो, अब अगली हेडिंग डालो, लिखो, पहला लिखो बेटा, लिखो डॉबेनियर, स्पेलिंग मैं बोले दे रहा हूं, लिखो DOBER, क्या लिखा? DOBER EINER। देखो हमने क्या लिखा? ठीक है, लिखो, लिखो आगे लिखो, ट्राइड रूल, डॉबेनियर ट्राइड रूल, DOBEREI, कुछ गड़बड़ लिखा क्या? अच्छा, लिखो DOBE, स्पेलिंग लिख लो बेटा, DOBEREINER, ट्रायड रूल, डॉबेनियर ट्रायड रूल, और ट्रायड के नीचे अंडरलाइन कर दो, ट्रायड रूल, डॉबेनियर ट्रायड रूल, है ना। अच्छा, इसमें क्या किया था इन्होंने? देखो कितना बढ़िया, पहले कुछ एलिमेंट थे तो इनके क्लासिफिकेशन लग जाया करते थे। अच्छा, कैसे लग जाते थे? इन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे इन्होंने, ट्रायड का मतलब क्या होता है? जैसे ये है ए, ये है बी, ये है सी, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। अच्छा, ट्राइड का मतलब क्या होता है? तीन एलिमेंट का ग्रुप ट्राइड होता है। अच्छा, जैसे एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है ना, और एक एलिमेंट सी है, तो इन्होंने क्या किया? इसके एटॉमिक मास को, अभी मास की बातें नहीं आई। अच्छा बताओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या चल रही थी? सब लोग अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास बता रहे थे,
जब से आया एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, समझ लो तब से बातें सही होना शुरू हो गई। अभी तुम्हारी पीरियडिक टेबल पे आ रहे हैं जो तुम बार बार रटते हो। अभी ये जो पढ़ा रहे हैं ये इतिहास है, ये क्या है, इतिहास है ना। तो क्या किया गया, जैसे मान लीजिए ये एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, अभी इस बीच वाले को छोड़ो, पक्का। अच्छा क्या किया गया, इसका एटॉमिक नंबर बताओ अच्छा कितना है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये हमको अभी मालूम नहीं है ना। देखो किसी एलिमेंट में दो ही चीजें खास हैं। जैसे मान लो ये एक अननोन एलिमेंट एक्स है, जो यहां लिखा जाएगा वो एटॉमिक नंबर, और जो यहां लिखाया जाएगा वो मास नंबर। क्लियर है। तो जरा कहीं पे लिखो ऐसे एक सिंबल बना के लिखो, फिर ABC करके हम बता दें आपको। लिखो, अब जरा ध्यान से देखो, यहां ये कहानी सबको समझ में आ गई। ऊपर क्या लिखेंगे, मास नंबर, नीचे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। अच्छा एटॉमिक नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, कि एटम किस नंबर पे आया, ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और वो कितना है, वो क्या हो गया, मास नंबर। जैसे तुम पहले नंबर पे बैठे हो तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर कौन सा है, 1। अब तुम कितने वजन हो, ये क्या हो गया, मास नंबर। ठीक है। तो देखो कैसे बैठे हैं, यहां तक तो बात हमें पता चल गई, लेकिन सबका मास अलग अलग है। तो देखो ऐसे लिखना, लिखो ABC, ऐसे लिखो। फिर ऐसे लिखना, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, ये दोनों आपस में क्या करना, जोड़ देना। अच्छा इसका एटॉमिक मास हमने मान लिया x और इसका मान लिया y, तो यहां क्या करना, x प्लस वाई बाई 2। तो यही एटॉमिक मास किसका निकल आता है, B का, है ना। अब मान लो इसका एटॉमिक मास अननोन है, इसका अननोन है एटॉमिक मास। अच्छा इसको हम क्या मान लें, Z। Z से कहीं तो एटॉमिक नंबर ना समझ जाओ। चलो इसका क्या मान लें, A मान लें। चलो अच्छा क्या मान लें, XY तो यहां हो गया। चलो अच्छा यहां लिख देते हैं एटॉमिक मास, तो यहां क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। समझ में आ रहा, ऐसे लिख लो, इसको लिखो। ये ट्राइड रूल है, ये किसने दिया था, यही पूछेगा डॉबेनियर ने कौन सा रूल दिया, यही 4 नंबर का सवाल होता, आगे कुछ पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, लिखो। ठीक है। अब चलो पहला एग्जांपल इसमें लगाओ। देखो लाइन से हमने 3 एलिमेंट लिखे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा इसका एटॉमिक मास बताओ बेटा कितना है। अच्छा ये हम क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक मास। अच्छा इसका बताओ एटॉमिक मास कितना है, 39, है ना। अच्छा अब हमको इसका एटॉमिक मास मालूम करना है, इसका, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा बताओ बेटा, 7 प्लस 39 बाई 2, बताओ कितना आ जाएगा, 23 आया। अच्छा क्या आपको मालूम नहीं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही होता है ना, तो लिख लो। लेकिन इनकी बातें कुछ दूर तक सही निकली, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, नहीं तो मेंडली पैदा ही नहीं होते यदि इन लोगों की बातें सही हो जाती। लिखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये देखो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास लिखो 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास लिखो 40, और बेरियम का लिखो 137। इसका एटॉमिक मास है 40 और इसका है 137, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो क्या किया होगा बताओ, हमने किया क्या होगा, हमने 40 प्लस 137 जोड़ा होगा, 2 से डिवाइड किया होगा। बताओ आंसर क्या आया, 88.5।
यही एटॉमिक मास किसका होता है? स्ट्रोंशियम का होता है ना? तो ये इनका फंडा बहुत दूर तक नहीं लगा, कुछ दूर तक काम किया। क्लियर है? लिख लो इसको। चलो एक और जोड़ा बनाओ, लिखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तीन का जोड़ा बनाओ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन के नीचे एटॉमिक मास लिखो 35.5, 35.5, और आयोडीन के नीचे लिखो 127, 127। ठीक है, अब आप ब्रोमीन के एटॉमिक मास निकाल डालो। हमने आपको यह बोला है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना? ये हमने ट्राइड बनाया, इसका एटॉमिक मास 35.5 और इसका 127। हमने कहा इसका एटॉमिक मास हमको बताओ, है ना? बना लोगे ना? अच्छा, तुमने क्या किया होगा बेटा? आपने किया होगा कि इसको जोड़ा होगा इसका मास प्लस 127 और इनको डिवाइड कर दिया होगा 2 से। आंसर बताओ कितना? 81.25। यही आया सबका? हाँ, तो लिख लो, लिख लो। अब इनके लिखो, नीचे हेडिंग डालो, लिखो ड्रॉबैक्स या ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? कमियां, इनके रूल की कुछ कमियां थी, है ना? लिखो ड्रॉबैक, DRAWBAC के। अच्छा, ड्रॉबैक ना हो तो क्या बोलते हैं इसको? लिमिटेशन, है ना? तो लिखो ड्रॉबैक और लिमिटेशन, ड्रॉबैक और लिमिटेशन, लिमिटेशन। लिखो, एक ही पॉइंट लिख लो, लिखो ऑल द नोन एलिमेंट्स, लिखो ऑल द नोन एलिमेंट could not be arranged, all the known element could not be arranged in triads, in triads. It is not applicable for, it is not applicable for D and F block elements, D and F block elements। तो हमने आपको 3 ही ट्रेड पढ़ाए हैं, है ना? अच्छा, पहला कौन सा ट्रेड हमने पढ़ाया बताओ? लिथियम सोडियम पोटेशियम, पहला ट्राइड, यानी पहला 3 का जोड़ा ये। दूसरा हमने कौन सा पढ़ाया? कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। तीसरा हमने ट्राइड कौन पढ़ाया? क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? तो अब अगली हेडिंग डालो, नंबर 2, दूसरा लिखो, लिखो एक लोग और आए थे बीच में, उनका खाली नाम लिख लो, लिखो, लिखो नंबर 2, लिखो। इनके नाम भी बहुत टेढ़े टेढ़े होते हैं। लिखो AEB, लिखो लिखो लिखो। ठीक है, जैसे डी ब्रोगली नहीं लिखा जाता था वैसे इनका नाम है। लिखो AEB और डी, डी क्या गया, ऐसे हाइफेन लगाओ और आगे स्पेलिंग में बोल रहा हूं, नाम इनका पढ़ना। लिखो, हाँ लिखो, नाम लिखो इनका CHANCO, नाम लिखो इसी का के, क्या लिखा? CHANCOU, बहुत टेढ़े मेढ़े नाम है। CHANCOU TOIS, नाम पढ़ो, ये नाम है इनका,
पढ़ डालो। अच्छा सब लोग पढ़ो, वेरी गुड, पढ़ लो तो जाने। क्लियर है? हाँ, तो इन्होंने क्या लिखा था, आगे लिखो, लिखो। इनकी पीरियडिक टेबल का नाम था सिलेंड्रिकल पीरियडिक टेबल। लिखो गिव, आगे लिखो गिव cylindrical table of elements. He arranged the element, he arranged the known elements, he arranged the known elements, he arranged the known element in increasing order of, in increasing order of atomic weight. समझ में आ रहा? खत्म। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट लिख लो, एटॉमिक मास लिख लो। इन्होंने जब तक जो एलिमेंट उस समय तक नोन थे उनको इन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। सवाल क्या पूछेगा, इन्होंने कौन सा पीरियोडिक टेबल दिया? सिलेंड्रिकल, बस। अच्छा ये मैंने पढ़ाया क्यों? अच्छा जरा ध्यान से देखो, देखो दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये बेचारे, है ना? ये जीके नहीं है, ये ना समझना कि हमने यूं ही पढ़ा दिया, वो एनसीईआरटी में है इसलिए पढ़ाया। क्लियर है? हाँ, कि पता लगे वो एलिमेंट है भी नहीं, तुम्हें खाली मौज मौज में बीएससी एमएससी पीएचडी वाला पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, अगला हेडिंग डालो बेटा, लिखो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तीसरा लिखो न्यूलैंड तीसरा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ऑक्टेव रूल। लिखो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अच्छा तुम लोगों ने गाना वाना सीखा होगा ना, जैसे, अच्छा हाँ, जैसे जो लोग संगीत सीखते हैं वो सबसे पहले क्या सीखते हैं? जो लोग संगीत सीखते हैं सबसे पहले क्या सीखते हैं? सा रे गा मा पा ध नी सा। ठीक है, तो इन्होंने एलिमेंट को म्यूजिकल नोट के आधार पर अरेंज किया। किसके आधार पर अरेंज किया? म्यूजिकल नोट। अच्छा म्यूजिकल नोट क्या हो गया? जैसे सा रे गा मा पा ध नी सा पा। पा नहीं है तो अच्छा देखो कहां से कहां तक शुरू, यहां से यहां तक, देखो वही सेम शब्द रिपीट हो गया। है ना? तो लिखो यहां एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, ये बाद में लिखना। लिखो ही अरेंज, लिखो ही अरेंज द एलिमेंट्स, ही अरेंज द एलिमेंट्स in increasing order of, in increasing order of their atomic mass, their atomic mass। जहां जहां एटॉमिक मास लिखा रहे हैं उसको गोले में जरूर बंद कर लेना। जहां तक एटॉमिक मास की बातें चली हैं वो सब फ्लॉप हुआ है। जहां से एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंटों को अरेंज किया वहीं से बातें सही हुई। तो देखो पहले पहले धोखा कहां से खाए, क्योंकि उन्होंने अरेंज किया किसके आधार पे कर दिया? एटॉमिक मास। तो वहां वाले डोबेनियर वाले एटॉमिक मास पे गोला लगाओ, न्यूलैंड के एटॉमिक मास पे गोला लगाओ, है ना? और बीच में जो आए थे वो विचित्र लोग, उनके भी एटॉमिक मास पे गोला लगाओ। क्लियर है? पीरियोडिक टेबल की अच्छी शुरुआत कहां से हुई? जहां से एलिमेंट को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वहां से चीजें शुरू हुई सही। प्रॉब्लम कहां तक रही?
प्रॉब्लम जहां तक हम एटॉमिक मास के आधार पे चले वहां वहां हमको धोखा मिला। क्लियर है? तो जरा लिखो, कहां तक पहुंचे, लाइन बोलो। एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ and observed that the properties of every earth element was similar to the first element. Every earth element was similar to the first element, है ना? like in the case of musical vowels, vowels, है ना? vowels notation, म्यूजिकल वॉवेल्स नोटेशन। ठीक है, अब जरा वो लिखो, क्या लिखेंगे? ये पीए लिखा, ये निकल ना समझ लेना भैया, है ना? हाँ, कि हमने नी लिखा है, प ध नी, है ना? तो तुम तो नी को निकल समझ गए, लिखो। अच्छा, म्यूजिकल वॉवेल्स हमें सुनाओ। अच्छा, वॉवेल्स क्या मतलब? स्वर। वॉवेल्स और क्या, तूफानी बात बोल गए क्या, है ना? ये क्या है? ये म्यूजिकल वॉवेल्स है ना, म्यूजिकल स्वर है। स्वर इसी से तो होता ना, जैसे जो लोग संगीत सीखते हैं सबसे पहले तो यही सीखते होंगे, है ना? तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, इसकी नंबरिंग करो। अच्छा, ये तो सबको पता ही होगा ना, सबको पता है, सब लोग गाना वाना सीखे हैं, सारे गामा पा ध नी सा, ठीक है? तो अच्छा बताओ, ये म्यूजिकल वॉवेल्स कितने हैं, नंबर गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने आपको क्या बताया, एवरी एर्थ एलिमेंट बिल्कुल कैसे है, पहले एलिमेंट की तरह, है ना? देखो लाइन पढ़ो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। देखो लास्ट वाली लाइन में हमने क्या लिखा है, जरा पढ़ो। अब तो अपने ही लिखा है, अपनी लिखाई समझो। क्या हमने पढ़ाया है? एवरी एर्थ एलिमेंट, है ना? हर लाइन का 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, पहले एलिमेंट से। इसका मतलब जैसे हमारा म्यूजिकल वॉवेल, जो पहला वॉवेल होता है वही 8वां होता है, जो पहला वॉवेल होता है म्यूजिकल वही कौन सा होता है, 8वां। वैसे ही हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलती है। क्लियर है? जैसे म्यूजिक में देखो, आपको नहीं लग रहा ये भी सा, ये भी सा, ये पहले वाला सा, ये 8वां वाला सा, ये 8वां वाला सा की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, पहले वाले से। तो बेटा सारे बच्चे ऐसे लिखो, फिर ऐसे तीर लगाओ। और जरा लाइन पढ़ो, देखो उसमें हमने क्या लिखाया। अच्छा बताओ, अभी तक कहीं इनर्ट गैसों का जिक्र हुआ है? यानी अभी तक इनर्ट गैसें अननोन थी, ये नोन नहीं थी, है ना? अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अच्छा, फिजिक्स में ऑक्टेव हायर का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में ऑक्टेव हायर का मतलब क्या होता है? ऑक्टेव हायर, ऑक्टेव लोअर, साउंड टॉपिक में पढ़ोगे, कहां पे, साउंड में। ऑक्टेव हायर एंड ऑक्टेव लोअर। अभी मेन पीरियडिक टेबल पे हम लोग पहुंचे नहीं, अभी इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? चलो लिखो, लिखा दें।
चले आगे बढ़ा जाए। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है ना? जो प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की होगी वही प्रॉपर्टी आठवें एलिमेंट की होगी, या जो आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वही किसकी होगी? पहले की। ये दोनों बातें कह सकते हो ना? अब जरा ध्यान से देखो, अब गिनो। अब देखो कैसे गिनेंगे, ऐसे ऐसे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो क्या बताओ, लिथियम की जैसे ही प्रॉपर्टी सोडियम की नहीं है? क्योंकि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम सब कहां? एक ही ग्रुप के बंदे हैं। और एक ग्रुप में एक जैसे ही प्रॉपर्टी के लोग, लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी के लोग रखे जाते हैं। क्लियर है? अच्छा चलो, हमने कहा यहां से गिनो। अच्छा यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या बेरिलियम की जैसी ही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की नहीं है? क्योंकि दोनों लोग एक ही ग्रुप के हैं। चाहे जहां से गिन लो, गिनो। अच्छा गिनो गिनो गिनो। चलो अच्छा, और कहां से गिना जाए? चलो यहां शुरू कर लो, यहां शुरू करें। अब फ्लोरीन की प्रॉपर्टी देखें किससे मैच कर रही है। तो फ्लोरीन को क्या देंगे? नंबर 1, है ना? जिसकी प्रॉपर्टी आपको चेक करनी हो उसको नंबर 1 दो, और देख लेना उसका 8वां बंदा उसी के नीचे आएगा। पक्का? अब देखो, हमको इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी कि किसके जैसी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन जैसी, क्लोरीन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन जैसी। ये लगभग हैं, लगभग, एग्जैक्टली सेम नहीं होती हैं। सोडियम की अपनी प्रॉपर्टी, पोटेशियम की अपनी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। और सेम, लगभग सेम प्रॉपर्टी वाले लोग कहां रखे जाते हैं? सेम ग्रुप में। कहां रखे जाते हैं? सेम ग्रुप में। अच्छा बताओ, आप नहीं जानते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही ग्रुप के लोग हैं, है ना? और बेटा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं, फैमिली। अच्छा, एक परिवार में लगभग एक जैसे नेचर के लोग पाए जाते हैं। हम यहां लगभग शब्द जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नेचर के लोग कहां पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं, लगभग एक जैसे पाए जाते हैं। वो कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है कि एक चोर है एक पुलिस है, वो एक्सेप्शनल केस है ना? तो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। तो एक ग्रुप यानी एक फैमिली में लगभग एक जैसे प्रॉपर्टी वाले लोग रखे जाते हैं। तो ये देखो, एक ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इनकी प्रॉपर्टी इनसे लगभग मिलेंगी, इनकी इनसे मिलेंगी, इनकी इनसे मिलेंगी, इनकी इनसे, इनकी इनसे, इन लोगों की और इन लोगों की आपस में प्रॉपर्टी मिलेंगी। अब हमने सिखाया क्या है? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या था? जिसकी प्रॉपर्टी आपको चेक करनी हो उसको नंबर 1 दो, और गिनते हुए चले आओ, 8वां नंबर उसी के नीचे आएगा। क्लियर है? लेकिन ये फंडा इनका कैल्शियम तक ही चला, इसके बाद इनका फंडा हो गया फेल। क्लियर है? तो बताओ, इनका लास्ट एलिमेंट क्या है? कैल्शियम, है ना? तो जरा अगली बार लिखो, ये टेबल बना लियो, कैल्शियम पे गोला लगा लो, ये इनका लास्ट एलिमेंट है। स्टार लगा के लिखो, लिखो लिखो, इनर्ट गैसेस वेयर नॉट नोन। इनके समय तक, है ना, इनके समय तक, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के समय तक, बताओ, इनर्ट गैसेस वेयर नॉट नोन, मतलब जानकारी में नहीं थी। पास्ट टेंस में बात करेंगे ना, वेयर WERE। तो इनर्ट गैसेस वेयर नॉट नोन, उस समय तक हमें इनर्ट गैसों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ ये ना? पक्का? अगली बार लिखो, अगली बार लिखो, लिखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, लिखो बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू एर्थ एलिमेंट, एर्थ एलिमेंट that is sodium, that is
सोडियम। बताओ ये बात समझ में आ गई ना? बताओ लिथियम की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी? सोडियम से, क्योंकि लिथियम से 8वें नंबर पे कौन है? सोडियम। अच्छा हमने कहा, अच्छा बताओ बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? अच्छा बोरान की, कार्बन की, अच्छा नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, पक्का? एंड beryllium and beryllium are similar to magnesium and so on बाकी का तो समझी जाओगे ना? बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी? मैग्नीशियम से। बोरान की एल्यूमिनियम से। तो हमने क्या लिख दिया? एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अगली बार लिखो ड्रॉबैक। लिखो ड्रॉबैक लिख, और ओआर लिमिटेशन लिखो दिस रूल। पहला ड्रॉबैक लिखो दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। ये 4 नंबर का सवाल है बेटा। क्या लिखा है हमने? दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिखो बेटा, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट there is a difference of elements of 18 elements instead of 8 elements क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ रहा? इनका फंडा फेल क्यों हुआ? जैसे ही हम लोग डी ब्लॉक में एंट्री करते हैं, है ना, तो आप सारे लोग अपनी पीरियडिक टेबल देखो लाओ हमको दिखा दो इधर। देखो आप जरा ध्यान से देखो, आप देखो पहले यहां से गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जैसे हम कैल्शियम, देखो कैल्शियम, सारे लोग अपनी पीरियडिक टेबल में देखो, कैल्शियम के जस्ट बाद कौन शुरू हो रहा है? डी ब्लॉक। अब यदि हम कैल्शियम के आगे गिने तो देखो कैल्शियम को यदि नंबर 1 दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 18 का गैप आ रहा है। और कितने का गैप आना चाहिए म्यूजिकल वोवेल से? 8 का। इसीलिए इनका फंडा हो गया फेल। देखो कैल्शियम के बाद क्या शुरू हो रहा है? डी ब्लॉक। सारे लोगों के पास पीरियडिक टेबल है ना? उसमें चेक कर लो, ये आपके एनसीईआरटी की ही पीरियडिक टेबल है, और कहीं की अपने मन से वाली नहीं है। ये वहीं से उठाई गई है और यहां चिपकवाई गई है। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देख लो, कैल्शियम के बाद न्यूलैंड ऑक्टेव रूल हो गया फेल। समझ में आ रहा? चलो अगली लाइन लिखो, दूसरी लाइन लिखो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, ड्रॉबैक का दूसरा पॉइंट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, and including them in the periodic table, it has become the 8th element. It has become the 8th element from the alkali metal. So this law, लिखो, so this law had to be dropped out. This law
हैड टू बी ड्रॉप्ड आउट, ड्रॉप्ड आउट। क्लियर है? अच्छा मेरी बात को समझो सारे बच्चे, जरा ध्यान से देखो, अपनी पीरियडिक टेबल उठाओ, इधर देखो बेटा जरा, अब अपनी पीरियडिक टेबल सारे बच्चे उठाओ, जरा ध्यान से देखो। अब यदि हम यहां से देखो बेटा, यदि हम यहां से गिनना शुरू करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वें नंबर पे अब क्या आने लगा है? इनर्ट गैस। सब लोग देख नहीं रहे हो? सब लोग देखो जरा, अब जरा एल्कली मेटल से गिनना शुरू करो। अच्छा क्या है, देखो इतिहास पहले पढ़ाया जा रहा है और एलिमेंट की नॉलेज है बाद में, समझ रहे हो? पीरियडिक टेबल जो हम दिखा रहे हैं ये है कहां अभी, ये तो सबसे लास्ट में आई जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी से हम लोगों को इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन पढ़ना पहले पढ़ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, अभिषेक एक पीरियडिक टेबल हमको भी दे दो, मांगनी पड़ रही बार बार। रुक जाओ रुक जाओ। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब देखो ये अल्कली मेटल है ना, अब यहां से गिरो लिथियम से 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें नंबर पे क्या आने लगा है? नोबल गैसेस, यानी इनर्ट गैसेस। तो बताओ न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल फेल हुआ कि नहीं? अच्छा इनका रूल कहां तक वैलिड है? अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या शुरू हो जाता है? डी ब्लॉक। तो अब हर पहला एलिमेंट आएगा 18 के बाद, है ना? किसके बाद आएगा? 18 के बाद। क्यों? बीच में क्या आ गए? 10 आ गए डी ब्लॉक के एलिमेंट। गिनो जरा 10, गिनो गिनो सारे बच्चे, कैल्शियम के बाद गिनो, कैल्शियम के बाद पूरे गिनते हुए चले आओ। कैल्शियम को नंबर 1 दो। अच्छा गिनते आओ, हाँ गिनते आओ, ठीक 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 ठीक, हाँ नहीं समझे? क्लियर हुआ? नहीं समझे? इतना समझ जाओ तो फिर क्या है। अब जरा ध्यान से देखो, देखो यहां देखो, ये देखो कैल्शियम है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखो कैल्शियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना? अब देखो 17 के बाद देखो कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम आया 18वें नंबर पे। तो पहले जो रिपीटिशन होता था 8 पे, डी ब्लॉक के आ जाने पे वो रिपीटिशन होने लगा 18 पे। ये समझ में आ रही बात? आ रही? इसमें भी खोल के दिखाएं, बताओ समझ में आ गया? अच्छा कैल्शियम को नंबर 1 दो के, कैल्शियम को नंबर 1 देके सारे गिनते हुए आगे जाओ, सब लोग गिनो। ये पीरियडिक टेबल काहे को दिया है, गिनो। अब देखो कैल्शियम के जस्ट नीचे वाला 18वें नंबर पे आएगा, गिनो। आ रहा? यही तो ड्रॉबैक है न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने कहा हर पहला एलिमेंट रिपीट करेगा 8वें नंबर पे, क्लियर है? और डी ब्लॉक के आ जाने से जो 8वें पे रिपीट करता था वो 18वें पे रिपीट करने लगा, है ना? क्लियर हुआ? तो पहला ड्रॉबैक इनका ये हुआ। दूसरा ड्रॉबैक ये हुआ कि नोबल गैस के आ जाने से यदि पहला एलिमेंट हम अल्कली मेटल ले लें तो 8वां एलिमेंट आने लगा नोबल गैस। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब सारे लोग देखो बेटा, जैसे लिथियम को नंबर 1 दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 नंबर पे क्या आने लगा? नोबल गैस। क्लियर है? तो यही इनके दोनों ड्रॉबैक थे। चलो अच्छा दोनों ड्रॉबैक बताओ हमें क्या है। पहला क्या है? डी ब्लॉक के आ जाने से, है ना, हर एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 18वें पे रिपीट होने लगी, पहला ड्रॉबैक। दूसरा, नोबल गैस के आ जाने से अल्कली मेटल का प्रॉपर्टी अब 8वें एलिमेंट से मैच करनी चाहिए और 8वें पे अब कौन आने लगा है? नोबल गैस। तो दूसरा इनका ड्रॉबैक ये हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? पक्का हो गया? चलो एक बार देख लो फिर आगे बढ़े। ये देखो ये है भैया, देखो ये डोबेनियर का ट्राइड है, देखो हमने ये ट्राइड पढ़ा दिया।
ये तुम्हारा क्या है, ये देखो ऑक्टेव रूल, ये देखो हमने ऑक्टेव रूल पढ़ा दिया, ये कहां तक है, कैल्शियम तक। ठीक है, हाँ आगे बढ़ा जाए। तो अब दो केमिस्टों कहानी आने वाली है, एक रशियन केमिस्ट थे और एक जर्मन केमिस्ट थे, है ना। एक का नाम था क्या, मेंडलीफ, और एक दूसरे का नाम था लोथर मेयर। क्या नाम था, लोथर मेयर। क्लियर है। ये दोनों लोग एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे की सहमति, मतलब एक दूसरे के आधार पे नहीं, वो अलग अरेंज कर रहे थे, ये अलग अरेंज कर रहे थे। क्लियर है, दो लोग थे। अच्छा, दोनों में कौन कौन लोग थे, एक मेंडलीफ थे और एक कौन थे, कौन थे, लोथर मेयर। कौन थे, लोथर मेयर, है ना। ये दोनों क्या अलग अलग काम कर रहे थे, किस पे, पीरियाडिक टेबल बनाने पे। क्लियर है। तो एक अगली लाइन लिखो, लिखो बेटा अगली लाइन लिखो। लोथर मेयर भी बेचारे, चलो अगला लिखो, एक लाइन लिखो, लिखो द पीरियोडिक लॉ, अभी कोई नंबर ना डालना, एक नॉर्मल लाइन लिखो। और ये ऑक्टेव रूल भी नहीं है, मतलब ये अलग बात है, ड्रॉबैक के बाद उनकी बात खत्म हो गई। अब एक नई लाइन लिखो, लिखो लिखो बेटा, द पीरियोडिक लॉ, लिखो बेटा द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इज टुडे, एज वी नो इट टुडे, its development given by two scientists, that is Russian chemist Mendeleev लिख लो ऐसे, एंड जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर, जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर। ठीक है। अब इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, कौन से, एक कौन आए, बताओ बेटा, एक कौन है, मेंडलीव, और एक कौन है, लोथर मेयर। तो आप तीसरी हेडिंग डालो, अभी तक दो हेडिंगें हुई थी मेन, कौन कौन सी बताओ। पहली हेडिंग कौन सी हुई, डोबेनियर। दूसरी हेडिंग कौन सी हुई, न्यूलैंड, है ना, ऑक्टेव रूल। तीसरी हेडिंग डालो लोथर मेयर, तीसरी हेडिंग डालो लोथर मेयर, लिखो लोथर मेयर्स कर्व, लोथर मेयर्स कर्व, लोथर मेयर कर्व, लिखो लोथर मेयर्स कर्व। अच्छा, पहले जैसे किसी चीज की डिस्कवरी होती है ना, तो सब लोग अपने अपने मन से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा है, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा है, वो तो फाइनल फिर डिसाइड होता कैसा है। जैसे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कैसा था, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कैसा था, वेरी गुड, बता दोगे हम भी जान जाएंगे, तुम बताना नहीं। कैसा था, वाटरमेलन मॉडल था, है ना। लेकिन देखो फाइनली उन्होंने कम से कम कुछ तो बोला, उनके बोलने के आधार पे ही तो रदरफोर्ड ने एकदम धमाका मचा दिया, और रदरफोर्ड की थोड़ी बातें सुधार के कौन आ गए थे, कौन आ गए थे, बोर, हीरो बन गए। तो हर चीज की कहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले किसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया एटम का, थॉमसन आए, इन्होंने तो मॉडल दिया था। एटम का जानकारी किसने सबसे पहले दी थी, अरे डाल्टन। उन्होंने तो कहा था अब इसको तोड़ना नहीं, अब ये कैसा है, इनडिविजिबल, ये नॉन टूटेबल है,
अरे नॉन टूटेबल का मतलब समझे ना, ये फर्दर अब टूटेगा नहीं, क्योंकि ये किसी पार्टिकल का है ना, ये क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल है किसी मैटर का। अच्छा, अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, अब इससे छोटा कुछ नहीं है। क्लियर है? जैसे हमने कहा घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, ईंट। ईंट से भी क्या कुछ छोटा है? यदि यूनिट कहेंगे नहीं वो है बालू है, और वो कुछ बता देंगे, है ना। जैसे हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल। सेल को एक ईंट मान लो, एक ईंट मान लो। क्लियर है? अब कई सारी सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, और कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम। अरे टिश्यू सिस्टम से ही तो ऑर्गन बनता है ना। और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएं तो ऑर्गन सिस्टम, दैट इज ऑर्गेनिज्म, है ना। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाएं, अब ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, एक स्पीसीज, और एक जैसी स्पीसीज आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन। और कई सारी पॉपुलेशन आपस में मिल जाए, कम्युनिटी। कई सारी कम्युनिटी आपस में मिल जाए, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायो, है ना। क्लियर है? तो इस तरीके से तैयार होता है। चलो आगे जरा ध्यान से देखो। चलो चलो अब हम लोग लोथर मेयर का कर्व पढ़ने जा रहे हैं। किसका? तो पहली लाइन लिखो, पहली लाइन लिखो, लिखो ही प्लॉटेड अ कर्व, he plotted a curve between atomic mass and atomic volume। तो अंडरलाइन कर लो। पूछा जाएगा बताओ इनका कर्व किसके किसके बीच में था, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां लिख लो एटॉमिक वॉल्यूम, और यहां लिख लो एटॉमिक मास। बनाओ, थोड़ा सा बड़ा कर्व बनाना, बनाओ बेटा। अच्छा, आपने लूप ऑफ हेनले पढ़ा होगा। अच्छा, लूप ऑफ हेनले में एक असेंडिंग लिम्ब होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना। बिल्कुल वही यहां पे भी है। देखो कैसे, आज शुरुआत करते हैं। अच्छा बताओ, इनकी एक्स एक्सिस में हमने क्या ले रखा है, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास, और वाई एक्सिस में क्या ले रखा है, एटॉमिक वॉल्यूम। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, कर्व। अब जरा देखो कर्व कैसे बनाते हैं। देख रहे हो? अच्छा अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये पॉइंट बताओ क्या है, ये क्या है, पीक, है ना कासिफ। ये पॉइंट क्या है, किसी कर्व के क्या है, पीक। क्लियर है? अच्छा बताओ ये लिंब कौन सी, असेंडिंग, ये कौन सी है, डिसेंडिंग, फिर ये कौन सी, असेंडिंग, ये कौन सी, डिसेंडिंग, है ना। अच्छा बताओ ये वाला लिंब कैसा है, असेंडिंग, और ये कैसा है, डिसेंडिंग, है ना। ठीक है। अच्छा ये कैसा है, और ये कैसा है, और ये क्या है, पीक। तो एक काम करो, इसको अलग से कहीं ऐसे बना लो, या इसको इसको यहां ना लिखो, यहां लिख लो ऐसे। अच्छा बताओ ये कौन सी लाइन है, बताओ बेटा, असेंडिंग। ये लाइन कौन सी है, डिसेंडिंग, और ये क्या है बताओ। ठीक, तो यहां से हटाओ जरा इसको अलग से एक जगह लिख लो, जैसे इसमें बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े। लिखो अलग से, उसको एक साइड बना, और थोड़ा सा कर्व बड़ा बनाना, मतलब बहुत, क्योंकि अभी इसमें एलिमेंट भी हमें लिखने हैं, थोड़ा सा बढ़िया बनाना।
लिख लो लिख लो, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, और ये क्या है, पीक। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक आपको देख के क्या लगा, जितने पीक हैं उस पे कौन से एलिमेंट लिखे हैं, कौन से एलिमेंट है, अल्कली मेटल, है ना। और जो डिसेंडिंग लिंब पे हैं वो कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। और जो असेंडिंग लिंब पे हैं वो लोग कौन है, बताओ बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज हेलोजेंस, है ना। तो अब इसके नीचे कुछ बातें लिखो, ऊपर वाले कर्व को देखते हुए लिखो। लिखो पहले बताओ ये सबका बन गया ना, फिर मैं लिखाऊं, लिखो एक लाइन लिखो, लिखो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी, लिखो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम, कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व, कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व, डैश लगा के छोड़ दो। अब लिखो नंबर 1, पहला ऑब्जर्वेशन हमको क्या देखने को मिला, पहला ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है, लिखो नंबर 1, लिखो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, लिखो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट दैट इज अल्कली मेटल्स, दैट इज अल्कली मेटल्स, दैट इज अल्कली मेटल्स। और ब्रैकेट में लिख लो कौन सी किसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट इज अल्कली मेटल के आगे ब्रैकेट में लिखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिखो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अल्कली मेटल, ब्रैकेट बंद कर लो। अकुपाई, अकुपाई द पीक पोजीशन, अकुपाई द पीक पोजीशन ऑन द कर्व, द पीक पोजीशन ऑन द कर्व। बताओ लोथर मेयर कर्व में पीक पे कौन लोग हैं, अल्कली मेटल या मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, दूसरा ऑब्जर्वेशन नंबर 2, देखो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, लिखो दूसरा ऑब्जर्वेशन, लिखो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में ब्रैकेट में लिख लेना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बस बाप तक ही लिखना, राजी ना लिखना क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यहीं तक लिखो। यहां पे भी हमने देखो फ्रेंसियम नहीं लिखा, सीजियम तक ही लिखा है, लिख लो बेटा, लिखा, ब्रैकेट बंद करके लिखो, लिखो लिखो अकुपाई, अकुपाई द डिसेंडिंग पोजीशन, अकुपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, अकुपाई डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। तीसरी बात लिखो बेटा, लिखो मेटलॉइड्स, लिखो मेटलॉइड्स और ब्रैकेट में लिखो जैसे मेटलॉइड्स, लिखो वैसे तो होते कौन से हैं बंसी जी, ऐसे सब टिपो एटी ये होते हैं मेटलॉइड्स, लेकिन लिखो जैसे, लिखो SI, लिखो बेटा ब्रैकेट में लिखो SI कॉमा GE जर्मेनियम, GE कॉमा AS कॉमा SB कॉमा TE कॉमा PO पोलोनियम कॉमा AT एस्टाटिन कॉमा AT, ब्रैकेट बंद, क्लियर है। अकुपाई, अकुपाई
अच्छा रुक जाओ, ऑक्यूपाई नहीं, इसके लिखो, इसके बाद लिखो एंड, उनको भी इसमें शामिल कर लें। एंड ट्रांजिशन मेटल्स, अलग अलग क्या लिखवाएं, एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट, ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व, बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। अच्छा बताओ, मेटलॉइड और ट्रांजिशन मेटल को लोथर मेयर ने कहां रखा था? बॉटम पे। कहां रखा था? बॉटम पे। अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को कहां रखा था? पीक पे। लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को कहां रखा? डिसेंडिंग पे। मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट को कहां रखा? असेंडिंग पे। ठीक है, मेटलॉइड और ट्रांजिशन मेटल्स को कहां रखा? बॉटम पे। कहां रखा? बॉटम पे। यही सवाल बनेगा बेटा, क्लियर है? चलो लिखो, अगला लिखो, कौन सा पॉइंट बनेगा? चौथा लिखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट दैट इज हैलोजेंस, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स दैट इज हैलोजेंस। और ब्रैकेट में लिखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या लिखा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां एस्टाटीन 80 ना लिखना। अच्छा, यहां 80 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो एक मेटलॉइड है, और मेटलॉइड को कहां रखते हैं हम लोग? बॉटम पे। यहां पे 80 ना लिखना, ब्रैकेट बंद करो। और इसके आगे लिखो, लिखो ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, ऑक्यूपाई द ascending position on the curve, ascending position on the curve, ascending position on the curve। ठीक है, अब नीचे एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो इसी में। ये 4 ऑब्जर्वेशन इनके समाप्त हुए। अब हम चारों बातें आपसे पूछने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अभी मेटलॉइड, नॉन मेटल, मेटल्स की बातें हुई नहीं, और ये लोग बताए जा रहे हैं, और ये बातें हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अभी, है ना? हाँ, तब हम आपको सिखाएंगे। अच्छा बताओ, एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन होते हैं? एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लें, है ना? यही तो होते हैं एम्फोटेरिक। अच्छा बताओ, एम्फोटेरिक एलिमेंट अपने पास पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने हैं? दो चार पता होंगे, एक दो पता होंगे, जैसे एल्युमिनियम पता होगा, जिंक पता होगा, दो चार पता होंगे, सब नहीं पता होंगे, है ना? तो सब कौन है? तो बोलो बेबो आलसी, सुन लो ऐसे सब जाना। इतने टोटल एम्फोटेरिक एलिमेंट हैं, क्लियर है? अभी इनको हम तुम्हें लिखा के याद करा दें तो तुम 2-4 दिन याद रखोगे, यदि हम जुगाड़ बता देंगे तो हमेशा याद रहेंगे, है ना? चलो आगे लिखो, नोट करके पहले नोट वाली बात लिखो, लिखो लिखो एलिमेंट्स हैविंग, लिखो बेटा, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई, elements having similar properties occupy similar position on the curve, similar position on the curve। ठीक है, अब जरा इनकी मेन बात लिखो। अब दूसरी बात लिखो, नोट नहीं, ये नॉर्मल बात है, लिखो 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 ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व, on the basis of this curve Lothar Meyer proposed that the physical properties of element, that the physical properties of the elements
are periodic function are periodic function are periodic function of their atomic mass, of their atomic mass, of their atomic mass, and this has become and this has become the base of and this has become the base of मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। यही बेस किसका बना? मेंडलीव पीरियाडिक टेबल का। एंड दिस हैज बिकम द बेस ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। तो यहां से कौन खत्म होते हैं? लूथर मेयर। कौन खत्म होते हैं? लूथर मेयर। अच्छा बताओ, ये किसके विषय में सारी जानकारी दे के चले गए? जैसे थॉमसन ना आते तो रदरफोर्ड ना आते, और रदरफोर्ड ना आते तो बोर आ ही नहीं सकते थे, है ना? देखो, डिस्कवरी सबसे बड़ी चीज है ना? डिस्कवरी किसी चीज को पहली बार जानना सबसे बड़ी चीज है, और जान के उसी में थोड़ा सा प्लस माइनस करना, इसको रिसर्च कहते हैं। तो मुश्किल है सर्च। क्या मुश्किल है? सर्च। आप पहले करते हो सर्च, फिर उसी पे होता है रिसर्च। तो बताओ, मुश्किल रिसर्च है कि सर्च है? सर्च मुश्किल है। जैसे मान लो एक लोगों ने किसी चीज का सर्च कर लिया, किसी चीज को खोज लिया, तो थोड़ी बातें पीछे वाले की जानकारी पे आगे वाला इस पे और डिस्कवरी कर सकता है, इस पे और खोज कर सकता है ना? तो सबसे पहले कहीं से बात की शुरुआत होनी चाहिए, फिर उसी में थोड़ी बातें सही करते करते हम सही बात पे पहुंच जाते। और मान लो किसी चीज का सर्च हुआ ही ना हो, तो आप रिसर्च किस पे करोगे? ये समझ में आ रही बात? तो मुश्किल का काम क्या है? हाँ, तो उसी पे क्या होता है फिर? रिसर्च रिसर्च रिसर्च, है ना? हाँ, चलेगा, आगे लिखो बेटा। अब अगली हेडिंग डालो बेटा। अब कौन आ गए? अच्छा, डोबेनियर खत्म, है ना? उसके बाद कौन आए? न्यूलैंड आए, खत्म। लूथर मेयर, खत्म। अब कौन आ रहे हैं? मेंडलीव। अब अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो बेटा, लिखो मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। लिखो मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। ये सब इतिहास है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके नीचे पहला लिखो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसमें पहला पॉइंट लिखो, पहली हेडिंग डालो, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। चलो इसमें लिखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लिखो बेटा, लिखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। लिखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic mass। अच्छा देखो, आप डोबेनियर से लेके अभी तक किसके आधार पे बात चल रही है? एटॉमिक मास। अच्छा, जितना ऊपर से लेके अभी तक पढ़ा है सबके एटॉमिक मास पे गोला लगा लो। अच्छा, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक मास की। इसका मतलब है एटॉमिक मास के आधार पे ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू इनका नियम। किनका नियम? मेंडलीव लॉ। क्लियर है? तो अभी तक जितना हमने पढ़ाया है किसके आधार पे पढ़ाया है? एटॉमिक मास। और वहीं तक प्रॉब्लम थी जहां तक इनका आधार था एटॉमिक मास। जहां से एटॉमिक नंबर आया, इनकी प्रॉब्लम होने लगी धीरे धीरे सॉल्व। क्लियर है? तो अगला पॉइंट लिखो, इसी में अगला पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो,
लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हेडिंग डाल लो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला पॉइंट लिखो, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। दूसरा लिखो 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। 63 एलिमेंट्स वेयर नोन, कॉमा, नोबल गैसेस वेयर नॉट डिस्कवर्ड, कॉमा, नोबल NOBLE लिखना, NOBLE, नोबल गैसेस वेयर नॉट डिस्कवर्ड। इनके समय तक कौन ने डिस्कवर किया गया था? अच्छा ठीक। तीसरी बात लिखो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई the elements in a systematic manner, that is in horizontal rows, and in vertical rows या vertical column, horizontal rows and in vertical column। अच्छा बताओ ये क्या लिखा और ये क्या लिखा? ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? वर्टिकल कॉलम। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रोज का नाम उन्होंने क्या रखा? पीरियड। और इसका नाम क्या रखा बताओ वर्टिकल कॉलम को? तो अलग से इनको लिख लो, उनके आगे उनको नाम लिख लो। अच्छा बताओ वर्टिकल कॉलम का नाम क्या रखा? अच्छा, हॉरिजॉन्टल रोज का नाम क्या रखा? पीरियड। क्लियर है? चलो अब जहां आपने पीरियड लिखा उसके सामने लिख लो 7। क्या लिखोगे? 7। 7 नहीं समझ पा रहे हो? हॉरिजॉन्टल रोज के आगे क्या लिखोगे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे? 7। ठीक है, और ग्रुप के सामने लिखो बेटा। अच्छा ग्रुप बताओ कितने थे? अच्छा 18 थे। अरे 18 तो अब वाली में है जो तुमको आज ये दिए हैं, ये लॉन्ग फॉर्म। तो आगे लिखो 8। तुम लोग इसको बता डालते हो। अभी यहां हम पहुंच रहे हैं, अभी तक हम इतिहास पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी हम इसमें पहुंचेंगे। ये है जिसमें सब कुछ डिस्कवर हो गया है। अभी हम लोग यहां तक पहुंचे नहीं हैं। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? 7। अच्छा वर्टिकल कॉलम कितने थे? 8। ठीक है, और तीसरी लाइन लिखो ईच ग्रुप अप टू 7 डिवाइडेड इनटू अप टू 7 ऐसे लिखना बेटा, ऐसे लिखना अप टू 7 ये ना लिखना, अप टू 7 डिवाइडेड इनटू 2 सबग्रुप that is A and B। अच्छा देखो ये क्या है? अच्छा देखो ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5, ये 6 और ये बेटा 7। अच्छा, इनको दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। क्लियर है? इसको दो में डिवाइड करो, सेकंड ए सेकंड बी, इसको डिवाइड करो, थर्ड ए थर्ड बी, इसको डिवाइड करो, फोर्थ ए फोर्थ बी। अच्छा ये बताओ, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, ये कौन हो जाएगा? 6A 6B, ये कौन हो जाएगा? 7th A और 7th B। यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। ये कहां से कहां तक कहानी चली? 1 से लेके 7 तक, है ना? 1 से लेके 7 तक सबको ए बी में डिवाइड कर लो बेटा। इन्होंने जो ए वाले लिखे हैं, जैसे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवेंथ ए, जितने ए वाले हैं, हमने क्या बोला? जितने ए वाले हैं इनको उन्होंने क्या बोला? नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना? जो ए वाले हैं, जो ए डिवीजन में लोग आए, उन एलिमेंट्स का नाम हम लोग क्या रखेंगे? नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना? तो नीचे लिखो, इसी के बाद 2 लाइनें लिखो। नंबर ना इसी की ये बातें हैं, कोई नंबर ना बढ़ाना। लिखो ए सब ग्रुप एलिमेंट ऐसे लिखना, ऐसे ए, ऐसे ए सब ग्रुप एलिमेंट्स, लिखो ए सब ग्रुप element are called, A subgroup element are called normal or representative element, normal or representative element, representative element। उसी के नीचे दूसरी लाइन लिखो बी सब ग्रुप एलिमेंट, लिखो बी सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड, बी सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, बी सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब अगला पॉइंट, अगला कौन सा पॉइंट है? 1 2 3 करके लिख रहे थे ना, तो अगला कौन सा पॉइंट है? 1 2 3 करके नहीं लिख रहे थे क्या? है? कौन सा पॉइंट है? 5th। सबका अलग अलग पॉइंट है क्या? अगला लिखो द 8th ग्रुप The 8th group consists of, या ऐसे लिखो, The 8th group contain 9 elements, 9 elements in 3 rows, in 3 rows, in 3 rows। इन 3 रोज, है ना? अभी ये सब कहानी आप देखोगे। अच्छा, ये कहानी कहाँ के? वैसे तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इसमें दिखाई दे रहा हूं। सब लोग अपने पीरियोडिक टेबल देखो जरा, उठाओ जरा। ये किसकी पीरियोडिक टेबल है? लो तो इतना आगे काहे रख के बैठते हो, हैं? अब सुनो, ये डी ब्लॉक में आओ सब लोग। यहां देखो, ये 8th लिखा है, देखो ये डी ब्लॉक में ये 8th लिखा है ना? 8th ना ए में डिवाइड हुआ ना बी में। 8th में देखो 26 27 28, ये 3 रो हैं। एक 26 वाली जिसमें आयरन रख लिखा है, फिर कोबाल्ट और फिर निकेल,
एर्थ ग्रुप को 3 ग्रुपों में बांटा गया है, लेकिन ना तो किसी का नाम ए रखा गया और ना किसी का नाम बी रखा गया है। इसकी शुरुआत कहां से हो गई थी जो आज हम पढ़ रहे हैं? मेंडलीव के समय से। इसकी शुरुआत कहां से हो गई थी? मेंडलीव के समय से। अब जरा देख लो सारे लोग पीरियोडिक टेबल में देखो। अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, इस हम 8वें की बात कर रहे हैं, ये देखो एर्थ। अब ये एर्थ ना ए में बटा है ना बी में बटा है, और एर्थ के अंदर कितने कितने ग्रुप हैं बेटा? 3। एक आयरन वाला परिवार, एक कोबाल्ट वाला और एक निकिल वाला। क्लियर है? अच्छा, तो आज आपको लगा ना कि इसकी शुरुआत कहां से हो गई थी? मेंडलीव से। और आज हम लोग जो ये पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ये कौन सी पीरियोडिक टेबल है? इसका नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म। कौन सी पीरियोडिक टेबल है? लॉन्ग फॉर्म। पक्का? तो ये वाली कहानी, लास्ट पॉइंट समझ में आया? अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट लिखो, लिखो लास्ट पॉइंट लिखो। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, the elements belonging to the same group exhibit। exhibit का मतलब क्या होता है? धारण करना, या अब इससे ज्यादा हिंदी में क्या बताएं? exhibit है ना, similar properties, exhibit similar properties, अंडरलाइन कर लेना। अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ मेरिट्स थी और कुछ डीमेरिट्स थी, है ना। पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था वो पढ़ लो। कोई पूछा, अच्छा बताओ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे? कितने ग्रुप थे? 8। कितने पीरियड थे? अच्छा बताओ, 7 पीरियड वाली बात तो आज भी सही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। खाली ग्रुप बढ़ गए, कितने हो गए? 18। और उनके समय कितना था ना? ये कहानी समझ में आ रही? अच्छा, अब एक बार सारी बातें पढ़ लो, फिर इनकी मेरिट और डीमेरिट पढ़ा दे, फिर आगे बढ़ा जाए। चलो, ज्यादातर इतिहास वाली बातें हम आज ही निपटा लिए हैं। ये आप समझो सब इस इतिहास था, जो आज हमने पढ़ा है ये सब इतिहास था पुराना। मजेदार बातें आगे हैं, जब से आपकी ये पीरियोडिक टेबल शुरू होगी, और बस यहाँ हम पहुंच ही रहे हैं, है ना। चलो लिखो, हेडिंग डालो बेटा, लिखो मेरिट्स, हेडिंग डालो, मेरिट्स और OR, मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा बताओ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट हैं, उनमें कौन से टाइप के एलिमेंट हैं? नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो सब ग्रुप बी में रखे गए वो कौन है? ट्रांजिशन मेटल। आई ना? क्लियर है? तो पहला लिखो। अब इस हेडिंग के अंदर पहली सब हेडिंग डालो। हेडिंग के अंदर हेडिंग मतलब सब हेडिंग, है ना। इंस्पेक्टर के अंदर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, है कि नहीं? हाँ, तो चलो लिखो, पहली हेडिंग डालो, लिखो स्टडी ऑफ एलिमेंट। क्या एडवांटेज था? लिखो, पहला हेडिंग डालो ए, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, है ना। बताओ, हमने पीरियोडिक टेबल में, अच्छा पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से अरेंज किया तो इसके हमें एडवांटेज, लाभ क्या मिले कि हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंटों की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंटों को कहाँ रखा गया है? एक ही ग्रुप के अंदर, है ना। तो पहला एडवांटेज, तो पहली हेडिंग हमने क्या डाला? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, और इसी के आगे हम नॉर्मल लाइन लिखो, लिखो फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स, फर्स्ट टाइम, लिखो बेटा, फर्स्ट टाइम all known elements were, first time all known elements were classified in groups, classified
in groups according to their similar properties. So study of the properties of element. So study of the properties of elements become easier. सरल become easier. दूसरी बात लिखो, दूसरी हेडिंग बी हेडिंग डालो, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. मेंडलीव पीरियडिक टेबल में क्या किया गया था, जो नया आने वाला एलिमेंट है उसके लिए जगह छोड़ी गई थी, है ना. जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार अभी हमारा मित्र आने वाला है और आप अपने बगल में एक सीट छोड़ ली, एक लोगों की जगह बचा ली, तो ये क्या है, प्रिडिक्शन कि हाँ हमारा दोस्त आएगा और यहीं उसको बैठा लेंगे. क्लियर है. और इसका जुगाड़ हमने कैसे कर लिया पहले से. तो मेंडलीव ने क्या किया था, जैसे जो डिस्कवर एलिमेंट थे उनको तो प्रॉपर जगह पे सेट कर दिया, जो उनकी जैसी प्रॉपर्टीज वाले और आने वाले एलिमेंट थे उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था. क्लियर है, समझ में रही बात. तो लिखो दूसरी हेडिंग इसमें क्या बनेगी, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. ये हेडिंग हो गई बी हेडिंग. इसके आगे लिखो. ठीक है, तो सबसे पहले कहानी समझ लो, पूरी कहानी शब्दों में ना लिखो. अच्छा क्या हुआ, बोलो. जितने एलिमेंट नोन थे उनको उनकी जगह पे रख दिया गया, उनकी जैसी अगली प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो तब तक नहीं थे उनके लिए क्या किया गया, पीरियडिक टेबल में स्पेस छोड़ा गया. क्लियर है. क्या हुआ अरे जैसे ऐसे समझो ना, जैसे मान लो तुम 2-3 मित्र हो, है ना, और तुम आ गए, अब तुमको ये लग रहा है बाकी 2 भी आएंगे या बाकी 1 आएगा, तो आपने अपने बगल में उसके लिए जगह छोड़ ली. क्लियर है. तो ये क्या है, ये प्रिडिक्शन ही तो है कि आएंगे, भले वो ना आए, है ना. तो सारे बच्चे अब एक जगह अब हम लोग लिखते हैं और उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में रखना. ये सवाल पूछेगा, ज्यादा कहानी ना लिखो, सीधे प्रिडिक्शन लिखो. तो एक तरफ हम आपको अच्छा ये देखो क्या लिखा, एक एल्यूमिनियम, है ना. इसके आगे लिखो. अच्छा एका एल्यूमिनियम किसका नाम रखे थे, किसके लिए नाम दिए थे, वेरी गुड. किसके लिए था, जर्मेनियम, गैलियम. अब मान लो हम 4 ऑप्शन यही बना दें, तो इसका मतलब हमको पहले वाली पढ़ाई पता चल जाएगी. तो कौन था भैया, गैलियम. तो वहां पे गैलियम लिख लो, जर्मेनियम ना लिखना. क्या लिखोगे, गैलियम. अब हम यहां एका वाले नाम लिखाएंगे और यहां पे एलिमेंट का नाम लिखाएंगे. फिर एका का मतलब क्या होता है हम समझा रहे हैं, पहले आप सबको लिख लो. आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, आपका मन कर रहा है इसे लिख लो, ठीक है. दूसरा लिखो, ये पहला हो गया. अच्छा कितने लोगों को ये याद था, चलो दूसरा लिखो बेटा. इका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन का आगे लिखो जर्मेनियम, एका सिलिकॉन का आगे लिखो जर्मेनियम, जीई. फिर लिखो एका बोरॉन,
इसके आगे लिखो स्कैंडियम Sc। इका बोरान के आगे क्या लिखोगे? स्कैंडियम Sc, सिंबल S और C। ठीक। इका मैग्नीज, इका मैग्नीज, इसके आगे लिखो टिक्नीशियम, टिक्नीशियम Tc, 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 टिक्नीशियम Tc लिखो बेटा। एका मैग्नीज, इसके आगे क्या लिखोगे? Tc। क्लियर है? चलो अच्छा बताओ, एका और ये हमने क्या लिखा? सिलिकॉन। अच्छा बताओ किसका नाम दिए थे? अच्छा बताओ, एका बोरान, बताओ बेटा। अच्छा बताओ, इका मैग्नीज, Tc टिक्नीशियम। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट बना लो। अच्छा एक बात देखो, ठीक है? अच्छा एक बात देखो, ये क्या लिखा है? अच्छा किसको हमने बोला? पहले क्या था? ये जगह यहां खाली थी। अब बहुत ध्यान से देखो, ये हमने देखो ये लिखा ना बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, इंडियम और थैलियम। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये जगह क्या थी? खाली। पक्का? और ये डिस्कवर थे, ये डिस्कवर थे, ये डिस्कवर नहीं थे। पक्का? तो देखो इनको लिखा गया, इनके बाद इनको लिखा गया, लेकिन इनकी जगह हो गई खाली। क्लियर है? तो अब देखो ये जगह किसके नीचे खाली है? एल्यूमिनियम के नीचे, है ना? तो इसका नाम क्या रखा गया? इस स्पेस का नाम क्या रखा गया है? बताओ बेटा। इका एल्यूमिनियम। और बाद में यही इस जगह का नाम क्या? इस जगह कौन सा एलिमेंट आ गया? बताओ बेटा। गैलियम। कहानी समझ में आई? बगल में थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लो तो तुम्हें वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये उस समय नहीं था तो इसका नाम ये रखा गया था, फाइनली इसी जगह पे गैलियम आ गया तो उसको रख दिया गया। ये एका वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लिख लो इसको, एक बना लो ऐसे एग्जांपल करके, एक एग्जांपल ऐसे करके इसको बना लो। बाकी ये तो हमने याद ही करा दिया है, इसको आप याद रखना। अगली हेडिंग पे आ जाओ, डीमेरिट्स। ये इका वाले याद रखना बेटा, ये इका वाले याद रखना, ठीक है? अच्छा देखो अब मेरी बात सुनो, ये देखो जैसे इसका हम बनाए, इसी के बगल हम इसको भी बना दें, इसके वाले। मान लो, ठीक है? अच्छा जी का है लिख दें, ये लो। अब मेरी बात को समझो, ये थे, इनको लिख दिया गया, ये भी थे, इनको लिख दिया गया, और इनके नीचे ये स्पेस खाली कर दिया गया, है ना? तो इसी जगह का नाम जब तक जर्मेनियम नहीं था तो इसका नाम क्या रखा गया था? इका सिलिकॉन। फाइनली इसी जगह पे क्या आ गया? जर्मेनियम। इसको भी बना लो वहीं, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लो एक स्कूल में कमरे बने और प्रिंसिपल के बगल वाला कमरा बना है लेकिन अभी वो खाली है, खाली है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल के बगल वाला कमरा, प्रिंसिपल के बगल वाला कमरा। फाइनली जब उसमें कोई आ जाएगा तो उनका कमरा। समझ में आ रहा? तो अभी हम क्या कह रहे हैं? एल्यूमिनियम के नीचे वाली जगह, एल्यूमिनियम के नीचे वाली जगह। फिर जब आ गए तो पता चला अच्छा यहाँ गैलियम है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? क्या सिलिकॉन के नीचे वाली जगह, इसका नाम क्या रखे? इका सिलिकॉन।
फिर फाइनली यहाँ कौन आ गया, जर्मेनियम। ऐसा है, कोई इतना तूफानी बात नहीं है जो बहुत कठिन करके समझो, साइंस को अपनी भाषा में समझो। क्लियर है? चलो आगे लिखो, अगली सुंदर सी हेडिंग डालो, डीमेरिट्स। लिखो डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बस इतना लिख लो और आगे से कल से हम लोग अपनी रियल पीरियोडिक टेबल पे आ जाएंगे अगली क्लास में। यहां पे समझ में आ रहा? चलो आगे लिखो, लिखो डीमेरिट्स में लिखो नंबर 1, पहली सब हेडिंग, डीमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में पहली सब हेडिंग डालो, लिखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सबसे लफड़ेबाज एलिमेंट। लिखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ना तब मालूम था और ना अब मालूम है, ये वाली समस्या तब से लेके अब तक है। क्लियर है? हाँ, तो लिखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। लिखो हाइड्रोजन, ये आज इनकी हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं, बड़ी इनकी अच्छी कहानी है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो लिखो, पहले लिख लो फिर समझाएं तो समझ में आएगा। इसके आगे लिखो हाइड्रोजन रिजेंबल्स लिखो, हाइड्रोजन रिजेंबल्स, अंग्रेजी में यही होता है, हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ द अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए, द अल्कली मेटल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ए, हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ, कॉमा करके लिखेंगे द अल्कली मेटल फर्स्ट ए ब्रैकेट बंद, एंड द हाइलोजन्स सेवेंथ ए। इन प्रॉपर्टीज show Mendeleev not decide where to place it, where to place it। अब इनकी कहानी समझ में आ रहा, where to place it, इसको कहां रखें, समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखो, बहुत इनकी अच्छी कहानी है, सुनो। ये हुए हाइड्रोजन का आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर आजकल कितना चल रहा है? आजकल क्या, इसका तो यही होता ही है, आजकल क्या मौसम के हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर थोड़ा बदलता है? हाँ, ये कितना है, एटॉमिक नंबर 1। अब सुनो क्या हुआ, हाइड्रोजन समझ लो कि ये एक व्यक्ति है, हाइड्रोजन को क्या मान लो एक मनुष्य है, ये बचपन में अपने घर से भाग गया था। बचपन में कहां से कहां भाग गया था? अपने घर से भाग गया था। अब ये बेचारा पूरा जीवन जंगलों में रहा। कहां रहा? जंगलों में रहा। और जब वृद्धावस्था आई तो ये अपने गांव की तरफ फिर आया। और जरा ध्यान से देखो, पीरियड टेबल लाओ जरा। आपकी पीरियड टेबल ऐसी है, हकीकत में ऐसी नहीं है, आपकी पीरियड टेबल गोल है। कैसी होती है? गोल है। लग रहा है पहली बार सुन रहे हो, लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो। पीरियड टेबल कैसी होती है? गोल। अच्छा, यदि हम पीरियड टेबल करते गोल तो आपको नहीं लग रहा फर्स्ट ए के जस्ट बगल 0 आ जाएगा? जरा ध्यान से देखो, और 0 के जस्ट बगल कौन है? 7th है। फर्स्ट ए 0 और 7th है। ऐसे यदि गोल, रियली ऐसी ही होती है पीरियड टेबल, ऐसी। लेकिन अब ऐसी होगी तो कैसे झांक के पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? तो इसको ऐसे किया गया। हकीकत में पीरियड टेबल कैसी होती है? ऐसी, है ना? अच्छा बताओ, यदि ऐसी कर देंगे तो 0 ग्रुप और फर्स्ट ए एकदम आसपास आ जाएंगे, और 0 के जस्ट बगल कौन है? 7th है। बेटा पीरियड टेबल अब तो हमने दे रखी है, कम से कम अभी देख लो, है ना? अच्छा ऐसे देख लो, कह रहे हम वैसे नहीं मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ लो, ऐसे मोड़ लो। ये देखो ऐसे, देखो फर्स्ट ए के जस्ट बगल कौन है? 0, और 0 के जस्ट बगल में कौन सा है? 7th है। क्लियर है? अब मान लो ऐसा है, देखो ऐसा करके देखो, ऐसा पक्का। अब आपको नहीं लग रहा ये कौन सा है? ये देखो, ये फर्स्ट है, ये 0 और ये 7th है। क्लियर है? अब हाइड्रोजन क्या हुआ?
वृद्धावस्था में घर की तरफ बढ़ा तो वहां दो परिवार अगले बगल रह रहे हैं, कौन सा? अरे आपको देखो, ये बीच में 0 है और इधर कौन सा है? इधर आपका 7th है और इधर आपका कौन सा है? 1st है। जरा ध्यान से देखो। और हाइड्रोजन कहां से चला? जंगल से चला। और ये कब घर से भगा था? पहले कहानी समझ लो बेटा, कहानी समझ लो, नहीं तो वही रट रट के परेशान रहोगे, पढ़ोगे कहोगे 18 घंटा पढ़ रहे हैं। अब हाइड्रोजन जंगल से भगा, बूढ़ा हो गया, सोचा यार अब यहां कहां रहेंगे, घर में, वहां घर चलेंगे तो खाना पानी बना बनाया मिलेगा, खाएंगे रहेंगे आराम से। तो ये हाइड्रोजन आ गया इस घर में। हाइड्रोजन कहां आके बैठ गया? 1st डे में। अब जरा ध्यान से देखो, अभी तक जो पीरियडिक टेबल थी वहां 1st डे के ऊपर हाइड्रोजन लिखा रहता था। अब देखो तुम्हारी पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन 1st डे के ऊपर लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना? अब मेरी बात को समझना, अब जरा बहुत ध्यान से समझो। तो हाइड्रोजन आके किसके घर में बैठ गया? किसके परिवार में आ गया? 1st डे के यहां। तो 7th ने बवाल काट दिया, तो इनका मुकदमा चला गया कहां? कोर्ट में। कहां चला गया? कोर्ट में। अब 1st डे कह रहा हाइड्रोजन मेरा है और 7th ए कह रहा हाइड्रोजन मेरा है। कहानी समझो। 1st डे क्या कह रहा? अरे 1st डे समझ में आ रहा क्या है? 1st डे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, है ना? 1st डे ग्रुप। 1st डे ग्रुप कह रहा है ये हमारे परिवार का बंदा है हाइड्रोजन को, और 7th ए कह रहा है कि हमारे परिवार का बंदा है ना? तो अब इनका मामला कहां पहुंच गया? कोर्ट में। तो इनका वकील, अब जज के सामने इनका वकील आया 1st डे का, और उसके बाद कौन? 7th ए का वकील। ये आमने सामने दोनों वकील हैं। अब सुनो कहानी। कहा, जज साहब ने कहा कि बताओ हाइड्रोजन ये तुम्हारे यहां का है 1st डे का, तो कोई एक प्रूफ दो। कह लो प्रूफ। कहे इनका एटॉमिक नंबर 1 है और इनका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s1, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसीलिए ये किस परिवार के हैं बंदे? 1st डे के। तो जज साहब ने कहा हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि 1st डे में जितने लोग रखे गए उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। चाहे आप लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सबके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो कहा यार ये तो बात तुम्हारी सही है। तो इनसे कहा अच्छा तुम बहुत कर रहे थे, है ना, कि हाइड्रोजन मेरे यहां का है, तो कहे तुम बताओ एक कोई बात। कहे हमारी बात तो इनसे भी आसान है। बोले हमारे पूरे परिवार में सबके सब नॉन मेटल हैं। क्या है? नॉन मेटल। और बेटा हाइड्रोजन भी होता है नॉन मेटल। कहे ये इसलिए ये हमारे यहां के हैं। जज साहब ने कहा तुम्हारी बात भी सही, तो बताओ इनके हिसाब से इनकी बात सही, इनके हिसाब से इनकी बात सही, तो जज साहब क्या किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं? इसीलिए आज तक हाइड्रोजन किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। कहानी समझ में आई? तो आप बताओ हाइड्रोजन कैसा होता है? नॉन मेटल। सबसे पहले कहीं एक जगह लिख लो, हाइड्रोजन कैसा होता है? नॉन मेटल। ठीक है? और हम चाहेंगे कि ये कहानी कहीं मन करे तो लिख लो, लेकिन इतनी कहानी उसको याद रखो बस, बहुत है। अच्छा, हाइड्रोजन को 1st डे ने कहा कि हमारे परिवार का है, तो उन्होंने क्या प्रूफ दिया? क्योंकि 1st डे के सारे बंदों के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसलिए कहा 1st डे ने कि हाइड्रोजन मेरे परिवार का हिस्सा है। 7th डे ने क्या कहा कि हमारे परिवार में तो सबके सब नॉन मेटल हैं और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, इसलिए ये हमारे परिवार का है बंदा। तो ना ये जीते केस ना ये जीते केस, इसीलिए क्या हुआ? हाइड्रोजन को एक अलग से कुटिया बनवा दी गई। ना इनको रखा गया 1st डे में, ना इनको रखा गया 7th डे में। देखो अलग से उनकी कुटिया बनी है। सब लोग अपने अपने पीरियडिक टेबल में देखो, ये देखो बेचारे कुटिया बनी है। यू नो कुटिया? हाँ, समझ में आ रहा? तो ना ये 1st ए के हुए और ना ये 7th ए के हुए, ये बेचारे अकेले बैठे हैं। पक्का? चलो एक अगली बार लिख लो, बी हेडिंग डालो। और अभी हम इनको बताएंगे हाइड्रोजन का आज के बाद नाम याद रखना। आज के बाद इनका नाम क्या है? आज के बाद इनका नाम क्या रखेंगे? बाबा जी। आज के बाद हाइड्रोजन का नाम क्या रख लिया हम लोगों ने? बाबा जी। अरे बाबा जी हल्के में न लो ये कि हम मजाक में बोल रहे हैं।
पढ़ाते समय कुछ मजाक नहीं होता, हम जो बोल रहे हैं सब केमिस्ट्री बोल रहे हैं। फिर हम आप थोड़ी देर पढ़ाएंगे बाबा जी कैसे हैं, बाबा जी महान हैं। कैसे हैं बाबा जी? महान हैं। अब देखो कैसे हैं बाबा जी, बाबा जी बोले तो, और ये कैसे हैं, कैसे हैं? महान। अब यदि हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन यदि मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन निगेटिव होगी। जैसे NaH, हल्के में ले लिए थे तुम। अब देखो अब जब ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और जैसे H निगेटिव हुआ ये हो गया क्या? हाइड्राइड आयन। क्लियर है? और यदि ये देखो मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो निगेटिव ऑक्सीडेशन उसकी होगी, और यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन पॉजिटिव होगी, वो हाइड्रोनियम आयन होगा। अभी क्या है? हाइड्राइड आयन। बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या है, जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए कुछ नहीं है, जिनको समझ में आया होगा उनको समझ आ गया होगा कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? खैर चलो आगे देखो, अभी ये आगे पढ़ाएंगे, इसलिए मन करे तो यहां लिख लो, यहीं लिख लो, या आज जब यहीं पढ़ ही लिए हैं इसको लिख लो। ये कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नाम हमने क्या रखा है? बाबा जी। और बाबा जी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बाबा जी कैसे हैं? महान। यहां M का मां का मतलब क्या है? मेटल। H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। और N का मतलब क्या है? निगेटिव। कहीं लिख लो, नहीं तो सब समझ रहे हो ना, इसको कहीं लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे NaH। अब देखो ये क्या है? ये मेटल है ना, और ये कैसा है? हाइड्रोजन। अब यदि यहां से हाइड्रोजन टूट के निकलेगा तो किस में निकलेगा? बताओ बेटा। H माइनस, और इसी का नाम क्या है? हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन। क्लियर है? और मान लो, जैसे मान लो ये HCl लिखा है, अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये है नॉन मेटल, और अब यहां हाइड्रोजन कैसे टूट के निकलेगा? Cl माइनस और H प्लस। अब इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। पढ़ लो, ये बारीक बातें हैं ना तो समिट जाओगे। अभी हमने पढ़ाया नहीं कि जितने भी हेलोजन फैमिली होते हैं वो नॉन मेटल्स की फैमिली होती है। अभी तो जब अभी जज साहब के सामने मुकदमा चल रहा था तो यही तो बताए थे। हाँ, यदि नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये टूट के प्लस में जाएगा, यदि मेटल से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये टूट के माइनस में जाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो अब अगला लिखो। तो आज के बाद याद रखोगे बाबा जी कैसे हैं? बाबा जी महान हैं। बाबा जी कैसे हैं? महान। मां का मतलब मेटल से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो निगेटिव में टूट के जाएगा, तो नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो ऑब्वियसली क्या है? पॉजिटिव में टूट के जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो, बी हेडिंग डालो, लिखो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो इसके आगे लिखो बेटा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के आगे लिखो, लिखो एज एटॉमिक मास, एज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, एज द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स आर डिफर, कॉमा करके लिखना, दे शुड हैव, they should have placed in different position in the Mendeleev periodic table, in the Mendeleev periodic table, but there were no such, लिखो, but there were no such places, but there were no such places for isotopes in Mendeleev periodic table, in Mendeleev periodic table। इसका मतलब समझे? आइसोटोप में क्या अलग अलग होता है बताओ? आइसोटोप क्या क्या होगा?
मास नंबर क्या होगा, होगा ना। अब जैसे बताओ हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप आप जान रहे हो, बताओ। 3 जान रहे हो, एक प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब आपसे कहा जाए कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को पीरियोडिक टेबल में कहां रखा जाए, तो कोई प्लेस है क्या, नहीं है। कोई प्लेस है क्या, हाइड्रोजन की ही जो प्लेस है वो प्लेस है, क्या इनके आइसोटोपों की कोई प्लेस है, नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये एक डीमेरिट है ना। अच्छा, जो कुछ प्रॉब्लम पहले से मेंडलीव के समय से थी वो आज तक सॉल्व नहीं हुई। हाइड्रोजन की प्रॉब्लम मेंडलीव से लेके आज तक क्या सॉल्व हुई, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या पता चल पाई कहां रखा जाए, आइसोटोप की क्या पोजीशन पता चल पाई कहां रखा जाए, बताओ भैया। जैसे हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, 3, क्या इनको 3 को अलग अलग कहीं रखा गया ना, इनको कहां रखा गया, कहीं नहीं रखा गया, इनके खाली पापा को रखा गया, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन के बताओ कितने बेटे, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, क्या इनका प्लेस कहीं दिया गया पीरियोडिक टेबल में, नहीं। ये प्रॉब्लम तब भी थी, ये प्रॉब्लम अब भी है। हाइड्रोजन की प्रॉब्लम तब भी थी, हाइड्रोजन की प्रॉब्लम अब भी है। क्लियर है। तो अगला लिखो बेटा, अगली हेडिंग डालो, सी हेडिंग, इसी डीमेरिट में लिखो एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, ANOMA ANOMALOUS, एनामलस, ANOMALOUS, एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट, पेयर्स ऑफ एलिमेंट। अच्छा, एनामलस का मतलब क्या होता है, विचित्र। एनामलस का मतलब क्या है, अजीब, हाँ अजीब कह लो, विचित्र कह लो। जैसे कहा जाए एनामलस बिहेवियर, मतलब कुछ इनका अलग व्यवहार है, विचित्र व्यवहार। एनामलस का मतलब यहां किससे है, जैसे हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसकी कुछ एनामलस प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। इसका मतलब अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंटों से वो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप जिस घर में रहते हो, आप जिस परिवार में रहते हो और आपका नेचर बिल्कुल उस परिवार जैसा ना हो, तो आप उस परिवार के लिए एनामलस पर्सन हो। कैसे हो, एनामलस प्रॉपर्टी वाले पर्सन हो, हाँ या ना। तो एनामलस का मतलब क्या हुआ, विचित्र। क्या हुआ, विचित्र, जो बाकी मेंबरों से मैच ना करे, इसका नाम क्या होता है, एनामलस। हाँ, तो लिखो एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लिखो देयर वेर सम, लिखो देयर वेर सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स, लिखो देयर वेर सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स which did not follow the increasing order of atomic mass, does not follow increasing order of atomic। एग्जाम्पल नीचे लिखो, लिखो आर्गन AR, आर्गन AR, ब्रैकेट में AR लिखो, एंड कोबाल्ट CO, C बड़ा O छोटा, कि दोनों बराबर लिख दो तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिख गए। तो कोबाल्ट को कोबाल्टे लिखना है, लिखाने में यही समस्या होती, स्पेलिंग भी बोलो है, कैसे लिखना वो भी बोलो। ये है कोबाल्ट, पता लगे ये लिख डाले कोबाल्ट, तब ये क्या हो गई, हाँ तो ये नहीं लिखना। लिखो सिंबल इसका बना लो, कोबाल्ट का आगे CO, है ना। वेयर प्लेस्ड, लिखो आर्गन एंड कोबाल्ट वेयर प्लेस्ड, आर्गन एंड कोबाल्ट वेयर प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, यानी के, बिफोर पोटेशियम, ब्रैकेट में लिख लेना के, एंड निकिल Ni, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रमशः, है ना, बहुत समझाना पड़ता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ क्रमशः। इसका मतलब है कोबाल्ट के आर्गन के पहले कौन है, पोटेशियम, है ना, और कोबाल्ट के पहले कौन है, निकेल। ये क्रमशः लिखे हैं। अब इसका मतलब आप सारे लोग देखो जरा, पीरियोडिक टेबल उठाओ। अच्छा बताओ, आर्गन के जस्ट पहले कौन है, बाद में है। अच्छा, ये बाद में हम कहां तक कहते हैं,
जब तक हम लोग ऐसे करते हैं, और जब हम ऐसे करते हैं तो समझ में आ जाता है। हम ऐसे जब तक चलते हैं तब तक समझ नहीं आता है, और जैसे हम ऐसे करते हैं तो समझ में आने लगता है। अच्छा, बिफोर का मतलब क्या है? जस्ट उसके आगे का समझे। अरे जस्ट उसके आगे का परिवार है जिसमें पोटेशियम है। पोटेशियम कहाँ का है? फर्स्ट ए का बंदा है। वो कहाँ का है? फर्स्ट ए। और फर्स्ट ए के बाद कौन आया? जीरो। तो बताओ उसके बिफोर है कि आफ्टर है ना बिफोर। यही देखो गड़बड़ी होती है। और जब तक पीरियडिक टेबल तुम ऐसे देखोगे ऐसे, तब तक तुम समझ नहीं पाओगे। तुमको आज के बाद देखनी कैसे है? ऐसे। समझ में आ जाएगा। बताओ नोबल गैस के पहले वाला परिवार कौन है? कौन सा है? हाँ या ना? क्लियर हुआ? चलो आगे लिखो, चलो आगे देखो। कहे आफ्टर है, हैं? यही गड़बड़ाता है मामला, तभी गोल करके दिखाना पड़ता है ये लो परिवार, है ना। चलो अच्छा आगे देखो, बस एक एग्जांपल लिख लो, हम भी समझ रहे हैं। लिखो आर्गन, लिखो आर्गन। और यहां क्या लिखोगे? पोटेशियम, है ना। अच्छा आर्गन के नीचे लिखो, आर्गन के नीचे लिखो 39.9, 39.9। और पोटेशियम के नीचे लिखो 39.1। अच्छा ये हम क्या लिखा रहे हैं? एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक वेट, है ना। अब बताओ इनका लगभग लगभग मास एक जैसा है ना, लगभग लगभग एक जैसा है। क्या इनकी प्लेस सेम है? नहीं है। पहला जोड़ा गड़बड़ाया। दूसरा इसी के बगल में लिखो। पहला एग्जांपल ये बना लेना, पहला एग्जांपल का सेट ये बना लो, है ना। दूसरा लिखो CONI, कोबाल्ट और Na लिख लो, CONI। दूसरा जोड़ा बना लो CO और Na। CO के नीचे लिखो बेटा, CO के नीचे लिखो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट लिखो 58.9, 58.9। और इसके नीचे लिख लो 58.6। देखो दोनों का मास क्या है? लगभग लगभग। क्या एक ही जगह पे दोनों को प्लेस दिया गया? नहीं दिया गया ना, है ना। तो लिखाने की क्या जरूरत है? अब तो समझी गए हो ना। और जो देखो वहां से कुछ चीजें आएंगी, और बाकी जो अगली क्लास से हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे, यहां से सब कुछ आएगा। तो आज हमने कोशिश की है कि इतिहास खत्म कर लें।